जीएसटी था वो 12% होता था, गत्ते पे 12% होता था, जिसको कुछ 5-6 महीने पहले 18% कर दिया गया। एक तो इसमें सरकार का भी लॉस हुआ है। जैसे बाहर की इंडस्ट्री है, बाहर से जो दिल्ली से आता है, लुधियाना से आता है, कि अदर स्टेट से आता है, वो तो अंडर बिलिंग भी हो रहा है। कि जो ये डिमांड चार्जेस है, इसकी स्लैब एक और बना दी जाए। जैसे इसको 100 से हटा के अप टू 300 120 कर दिया जाए। 3 जब तक मोराटोरियम पीरियड ख़त्म हो जाता है और उद्योग की इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाती हैं, यानी बट लेकिन हमारी 118 नहीं आती। सिर्फ नालागढ़ में ITI है, और मैं ये चाहता हूँ कि बद्दी में भी ITI खुलनी चाहिए, नौकरियों के पीछे ना भाग के। तो बद्दी में बहुत ज़्यादा रोज़गार के अवसर हैं। आप अपना कोई छोटा से छोटा प्रोडक्ट कोई भी देख लो। नमस्कार दोस्तों, बद्दी न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अपने चैनल में एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, उद्योग की आवाज़। कि बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ जो हमारा सबसे बड़ा एशिया का इंडस्ट्रियल हब है, उसमें उद्योग जगत को क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, या क्या उनके द्वारा प्रोडक्शन की जा रही है, क्या क्या उनके द्वारा जो अच्छे काम किए जा रहे हैं, रोजगार को लेकर, अन्य मुद्दों को लेकर, ये हमारी नई सीरीज की आज जो शुरुआत है। आज हमारे स्टूडियो में प्रथम मेहमान जो उद्योग की आवाज़ में श्री हेमराज चौधरी जी हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश कोरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी कि गत्ता उद्योग संघ के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। हेमराज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो आज हमारी जो नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, उसमें आप बताइए कि सर्वप्रथम अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपना परिचय दें। कब से आप उद्योग जगत में आए और कहाँ आपका जन्म हुआ और कहाँ पे आपका गांव है, हम तो जानते हैं, लेकिन जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। दोस्तों, मैंने जो अपना उद्योग है वो 2007 में लगाया, सत्या पैकेजिंग के नाम से। पहले मेरा सेमी ऑटोमेटिक था, जो 2018 में मैंने ऑटोमेटिक प्लांट लगाया। और मैं बेसिकली गांव मलकू माजरा, यहाँ BBN में पड़ता है, तहसील बद्दी में, वहाँ का रहने वाला हूँ। और 2016 से मैं BBN पैकर एसोसिएशन के अध्यक्ष रहा हूँ। और अभी मुझे स्टेट HPCBMA का वाइस प्रेसिडेंट बना हूँ, वाइस प्रेसिडेंट। हिमाचल के उद्योगपति बहुत कम है उद्योग जगत में, और BBN में तो और ज़्यादा युवा हैं जो उद्योग नहीं लगाते, नौकरी की ओर भागते हैं। तो आपके मन में कैसे आया कि एक बीइंग यहाँ स्थानीय युवा के नाते कि कोई उद्योग लगाया जाए? कैसा मन में आपके आया कि उद्योग लगाना है, रिस्क भी लेना है, और आपको कोई ऐसा अनुभव भी नहीं था कि आपकी कोई पेरेंटल, आपके दादाजी की कोई फैक्ट्री थी? कैसे मन में आया कि नहीं, नौकरी नहीं करनी है? आपने पहले कोई नौकरी की, कैसे उतरे इस फील्ड में? मैंने पहले चंडीगढ़ माइको में जॉब की है 3 साल, उसमें एज ए सर्विस इंजीनियर। तो उसके बाद जैसे देखा कि जब पैकेज मिला है और बहुत सारी इंडस्ट्री बाहर से आ रही है, तो क्यों ना हम भी, हमारे पास लैंड अपनी है, और क्यों ना हम भी इसमें आजमाया जाए। पहले मेरा प्लानिंग बनी कि मैं PP कैप बनाऊं, बट लेकिन जब बाद में मन में आया कि कल को इंडस्ट्री रहे ना रहे, तो कम से कम हिमाचल में जो है एप्पल तो है, मगर हम एप्पल कार्टन बनाएंगे। तो मैंने 20 लाख से स्टार्टिंग की थी, जो कि आज ये 10 करोड़ के करीब प्लांट पहुंचा है मेरा, मशीनरी मिला के। तो मन में रिस्क भी आया भी, यार अभी लगाएं, हमारे पास अनुभव नहीं है, कैसे काम करेंगे? कौन थे आपके गुरु जिन्होंने गाइड किया कि नहीं आप करो? कोई ना कोई तो होता ही है कि नहीं आप लगाओ। देखो, मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे फादर साहब की मिली है जी। तो शुरू में मैंने कहा, फादर, उन्होंने चले ना चले आपने घबराना नहीं है, लेकिन आपने मन से काम करना है। और मुझे इसका एक्सपीरियंस पहले कोई नहीं था। मैंने जो भी है इसके रेट निकालने भी, इंटरव्यू जिसकी ले रहा था, जो आते थे मेरे फोरमैन, मैंने उनसे ही सीखा कि आप कैसे रेट निकालते हो। तो फादर साहब की मेरी बहुत सपोर्ट रही है। फादर साहब ने कहा भी खुल के बैटिंग करो, देखेंगे। हाँ, देखेंगे जो भी होगा। कोई हार जीत चली रहती है जीवन में। जी जी जी। तो जब आपने ये इंडस्ट्री लगाई, तो आप जब फैक्ट्री में मोहाली काम करते थे, चंडीगढ़, तो आप अकेले थे? यहाँ पे आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं कि जो आपके साथ जुड़े हैं लोग, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपकी जो इंडस्ट्री है, कितने लोगों को आपको रोजगार जो मुहैया करा रहे हैं आप? गो जी, जैसे मेरे मैक्सिमम जो है, चाहे अकाउंट्स ले लो, प्लांट हेड ले लो,
ये सारे मैक्सिमम हिमाचली हैं, हमीरपुर से हैं। और काफ़ी सारे जैसे ऑपरेटर्स हैं मेरे पास 2007 से थे, वही ऑपरेटर आज तक हैं। तो चले हैं लंबे चले हैं। 2009 से 2008 से जितने भी थे वो चले हुए हैं। कम से कम मैंने जो 50 के करीब, जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हैं, 50 के करीब मेरे पास आपसे जुड़े हैं जिनको आप रोजगार दे रहे हैं लंबे समय से। जी। मैं आपके राणा जी, आपके माध्यम से, बद्दी न्यूज़ के माध्यम से मैं ये जो हमारे उद्योग में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि पहले क्या था कि 2003 में यहाँ पैकेज मिला था हमें, जिससे कि बहुत सारी इंडस्ट्री आई है हिमाचल में। और 2000 ये जो पैकेज रहा 2010 तक रहा, जिसमें 10 तक आते आते पहले तो अपना एक्साइज में माफ़ थी, और जिसको 2010 में ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद जैसे 30% IDS सब्सिडी थी और इनकम टैक्स सब्सिडी थी, वो 2013 तक 3 साल वो कंटिन्यू रही। बट लेकिन आज की समय में मैं अगर स्पेशली अपने गत्ता उद्योग की बात करूं, तो उसमें चंद दिक्कतें क्या आई हैं। थोड़े दिन पहले क्या था कि हमारा जो GST था वो 12% होता था, गत्ते पे 12% होता था, जिसको कुछ 5-6 महीने पहले 18% कर दिया गया है, जिससे कि इस उद्योग में दिक्कतें बहुत आई हैं। ये जो हमारी कमोडिटी है, जो गत्ते से बनता है, जैसे रॉ मटेरियल हमारा जो बेसिक क्राफ्ट पेपर है, इसके जो क्राफ्ट पेपर से और चीज़ें जैसे बनती थी, जैसे पेपर ट्यूब है, पेपर कोर है, पेपर के पैकिंग जहाँ होती है, जिसको हम इसमें अगर अप्लायंसेज में बोले तो वहाँ ट्रे लगती थी, वो सारे इंडस्ट्रियल यूजेज थे, वो 18% में आते थे GST आने के बाद। बट लेकिन जो कोरुगेटेड बॉक्स है ये 12% में रखा हुआ था। इसका एक रीज़न था क्यों रखा हुआ था ये, क्योंकि जो इसके 30% जो एंड यूज़र हैं वो जो है एप्पल ग्रोअर हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, और इसी उसके क्योंकि जो हमारे एंड कस्टमर होते हैं ग्रोअर, एप्पल ग्रोअर, उनके पास GST नंबर नहीं होता गाँव में, वन टाइम होता है। तो इससे हो क्या गया कि 6% का जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो इस इंडस्ट्री पे आ गया है। हमारी डिमांड यही है आपके माध्यम से, सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि जो ये GST है इसको 12% किया जाए। अगर कब से हुआ और कितना का नुकसान जो है उद्योगों को हो रहा है? इससे कम से कम भी अगर हम बात करें, इसमें मैं आपकी बात ये और रखना चाहता हूँ कि एक तो इसमें सरकार का भी लॉस हुआ है। जैसे बाहर की इंडस्ट्री है, बाहर से जो दिल्ली से आता है, लुधियाना से आता है, कि अदर स्टेट से आता है, वो तो अंडर बिलिंग भी हो रहा है। और हमारे यहाँ जो जितने भी बद्दी में बहुत कम बनता है कोरुगेटेड बॉक्स, इसका काटन के लिए एप्पल काटन बहुत कम बनता है। रीज़न इसका यही रहता है कि GST ज़्यादा है। तो हमारी यही डिमांड है। पहले तो हम डिमांड कर रहे थे कि इसको 5% पे लाया जाए, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है उनके लिए, एप्पल ग्रोअर हैं, फ्लावर पैकिंग इसमें होती है, तो हम तो उसकी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन उल्टा क्या किया कि इसको भी बढ़ा के 18% कर दिया। और मुद्दे क्या हैं? एक मुद्दा सर ये है कि जो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को लेकर उसमें क्या है कि जो डिमांड चार्जेस हैं अप टू 99 किलोवाट KVA, ये 120 है, और 99 के बाद 1000 KVA तक ये 250 है। अब अगर जिसने छोटा उद्योग चलाना है उसको कम से कम भी 100 से लेके 200 किलोवाट तक बिजली की चाहिए, KVA इतना होना चाहिए। लेकिन जब अगर 200 किलोवाट को हम, होता क्या है, 100 तक तो 120 KVA है, 100 के बाद 250 हो जाता है पर किलो KVA। तो जिसने 200 किलोवाट चला लिया उसको इंटू 250, सीधा 50,000 तो डिमांड चार्जेस बढ़ गया। तो जो बिल के अलावा पहले में मर्ज होते हैं, या इतना आना ही आना है? कैसे ये आना ही आना है? ये जो है 250 डिमांड चार्जेस, जो आपकी सीड कॉन्टैक्ट डिमांड रहती है, उसके ये लगने ही लगने हैं। आपका बिल चाहे आपने यूनिट यूज़ किए हों 100, बट लेकिन डिमांड चार्जेज आएंगे। हमारी यही डिमांड है कि जो ये डिमांड चार्जेस है इसकी स्लैब एक और बना दी जाए। जैसे इसको 100 से हटा के अप टू 300 120 कर दिया जाए, 300 है 500 की बनाया जाए, इसको 500 से 700, 700 से 1000 कि स्लैब नई स्लैब हो। क्योंकि उसमें होता क्या है, अगर
100 से लेके 1000 की बहुत बड़ी स्लैब है, गैप बहुत ज़्यादा गैप है, क्योंकि 200 किलोवाट तक बहुत इसमें टाइनी उद्योग ऐसे हैं जिनकी मशीनरी का लोड इतना ज़्यादा है, 125, 150, 175 ज़्यादा है। हाँ, ये तो यही मेरी डिमांड है कि इसको कम किया जाए। डिमांड चार्जेस जो 250 है, इसको 0 से 300 तक 120 किया जाए। और क्या क्या इशू हैं जो आपको लगता है कि इंडस्ट्री के जो और यहाँ जुड़े हैं? एक, अब मैं जैसे नई इंडस्ट्री की बात करता हूँ, जो 118 है, इसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, या साल भी लग जाता है, इसमें साल भी लग जाता है, जिससे क्या होता है कि एक तो स्टेट का नुकसान है, जीएसटी का नुकसान है, सबका नुकसान है। और जो कोई उद्योगपति लैंड लेता है, वो उसका जो कोई लोन है, ऋण है, उस पर भी ब्याज पड़ना शुरू हो जाता है। उस पर भी ब्याज, क्योंकि होता क्या है कि हमारी जो किसी ने भी नया उद्योग लगाना है तो 25% अपना होता है और 75% बैंक से होता है, जबकि सारा कुछ हो चुका होता है। और उस पर जो मोराटोरियम पीरियड होता है, अगर हमने लोन ले लिया तो बैंक करता है 6 महीने का होता है या मैक्सिमम 1 साल का देते हैं। जब तक मोराटोरियम पीरियड ख़त्म हो जाता है और उद्योग की इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाती हैं, यानी बट लेकिन हमारी 118 नहीं आती। ऐसा भी होता है कि अगर मशीनों का ऑर्डर चला जाता है, वो रेट भी बढ़ जाते हैं। जो ऑर्डर दिया होता है वो आज और है, 118 आने के बाद जब बनेगी 2 साल बाद तो मशीन का रेट भी, बिल्कुल ये होता है मैक्सिमम केसेस में। और जैसे कि अब कोरोना के बाद से तो रेट्स इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट हुए हैं, चाहे आप मशीनरी लगा लो, फ्रेट लगा लो और रॉ मटेरियल हो जो, क्योंकि अभी जितने भी हैं वो 30 डेज़ कहते हैं। अगर हमने किसी नई मशीनरी ऑर्डर करनी है उसके लिए वो दिस इज कोटेशन सिर्फ 30 डेज़ के लिए वैलिड है। बहुत ज़्यादा रेट फ्लक्चुएट हो जाते हैं। तो मेरी यही डिमांड है कि इसका एक ना टाइम पीरियड फिक्स हो जाए कि मैक्सिमम 90 डेज़ इसके अंदर 118 आ जानी चाहिए। और क्या क्या दिक्कतें आपको लगती है कि सरकार को इस चीज़ का सरलीकरण कर, जैसे 70 या 80% की सरकार ने शर्त रखी है, क्या वो उतने प्रशिक्षित लोग हमारे पास हैं? नहीं, उसमें ठीक है, रोज़गार मिलना चाहिए, चाहे वो आप 70% रखो, 80% रखो, लेकिन उसके लिए सरकार, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे फार्मा हब है, एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब बद्दी है, बीबीएन। और अब मैं अपनी ट्रेड की बात करूं तो कम से कम भी यहाँ 120 के करीब कॉर्गेटेड बॉक्स बनाने वाले उद्योग है। मैं ये चाहता हूँ अगर आपने ठीक है कंडीशन रखो, मिलना चाहिए रोज़गार, बट लेकिन इसके लिए कुछ ट्रेंड, जैसे ITI है, ITI में आप कॉर्गेटेड बॉक्स की एक ट्रेड खुलवा दी जाए, ये आज तक नहीं है। उद्योगों से जुड़े हुए ट्रेड जो है अब ITI में होने चाहिए। मोल्डिंग है जैसे, उनके ट्रेड खुलनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अभी मैं ये सिर्फ अपने बीबीएन में, जो कि सबसे बड़ा है, सिर्फ नालागढ़ में ITI है, और मैं ये चाहता हूँ कि बद्दी में भी ITI खुलनी चाहिए। सरकारी क्षेत्र में ITI बद्दी होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि और जितने भी, अगर हम ट्रेंड इंस्ट्रक्टर अगर हम बात करें ट्रेंड जो है वो ITI वाले सबसे ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, क्योंकि ये 10th के बाद या +2 के बाद चले जाते हैं, तो ये डायरेक्टली और मेहनत भी करते हैं। और चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो मोल्डिंग यूनिट हो, चाहे वो कॉर्गेटेड बॉक्स यूनिट हो, वहाँ पे ITI वाले होने चाहिए। तो आप चाहते हैं कि बद्दी में ITI हो, उसमें सारे ट्रेड हो जो खासकर इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में जरूरत पड़ती है। इससे क्या होगा कि जो भी मेरे बेरोजगार युवा हैं, कहीं से भी हैं, मैंने कहते हिमाचली हैं, उनको रोज़गार भी मिलेगा। और नई ट्रेड, अभी तक तो हमारे पास जो पुरानी ट्रेड चल रही है, चाहे फिटर हो, इलेक्ट्रिकल हो, मशीनिस्ट हो, बट लेकिन ये ट्रेडें नहीं आ रही है। ये ट्रेड्स होनी चाहिए। अंतिम मेरे 2 सवाल हैं कि जो गत्ता उद्योग है हिमाचल का, वो आज की डेट में कहा जाता है कि वेंटिलेटर पर किस प्रकार की स्थिति है, वास्तव स्थिति क्या है? क्योंकि आप तो एक जॉब वर्क करते हैं कि कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं, आप गत्ता देते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने देखा देखी में उद्योग लगा लिया। आज की क्या स्थिति है? वैसे तो इस इंडस्ट्री को बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री कहा जाता है, बट लेकिन इसके बगैर कोई प्रोडक्ट बाहर नहीं जा सकता। और ये जो इसकी, पहले मैं बात करूं प्राइस में, हम पहले ही बोलते रहे हैं, हमारा क्या होता है कि हमारा क्राफ्ट पेपर आता है, हम तो उसको कन्वर्ट करके बॉक्स बनाते हैं, इतना ही काम होता है। अब रॉ मटेरियल क्या है, पेपर है और गम है, स्टिचिंग वायर है, काफ़ी सारे हैं। इनके
अननेसेसरी कब पता नहीं चलता कब रेट बढ़ जाते हैं, और हमारे जो रेट आगे इतनी जल्दी होते नहीं है, हमें मिलते नहीं है, उसकी मार पड़ती है। उसकी मार पड़ती है। दूसरा जो अब मैं बात करूं कन्वर्जन कॉस्ट की, जो पिछले 30 साल से हमारा 7 रुपये पर केजी कन्वर्जन कॉस्ट की हम पेपर आया, प्लस उसमें 7 रुपये लगा के 8 रुपये लगा के हमने आगे सेल कर दिया। ये पिछले 20 साल से 7 रुपये ही चला हुआ है, ये बढ़ नहीं रहा। तो आप क्यों नहीं बढ़ाते उसको आगे? हमें अब इसमें मैं आपको पिछले 20 साल में जो लेबर 3,000 रुपये थी वो 10,000 हो चुकी है, 10,500, ठीक है ना। ये बिजली के दाम बढ़े हैं, बिजली के दाम बढ़े हैं, सभी रॉ मटेरियल की अगर हम जैसे हम डायरेक्टली अगर बात करेंगे, अगर हम परचेज पहले फॉर एग्जांपल 40 रुपीज़ में गत्ता खरीदते थे, वो 35 अब जो 40 हो चुका है। उसकी जो एक तरह से हम कहें जो परचेजिंग कैपेसिटी है किसी की 50 टन की है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो भी कन्वर्जन कॉस्ट में आना चाहिए। जो पहले हमें माल 35 लाख में मिलता था वो 50 लाख में मिल रहा है, तो वो भी हम बैंक इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो कन्वर्जन कॉस्ट जो ये भी बढ़नी चाहिए। क्या बैंकों से सुलभ लोन मिल जाता है? क्या बैंकों की जो वित्तीय संस्थाएं किस प्रकार देखती हैं उद्योग जगत को? नहीं, इसमें प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। सबसे पहले तो एक, अगर मान लो हमने किसी एक बैंक से लोन ले रखा है, अगर हम उसको किसी और बैंक में, कोई बैंक हमें ऑफ़र करता है कि आपको दूसरे बैंक से 1% या 0.5% सस्ता दे, उसमें जो बैंक होता है जो हमारा जिसमें हमने आगे शिफ्ट करना है, वो हमें फोरक्लोजर चार्ज लगाता है 2%, कभी कोई 1.5%। जबकि एज़ पर मेरी MSME में बात हुई है, वो कहते हैं जितने भी MSME है, जितने भी यूनिट हैं, उनको फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगते। फोरक्लोजर चार्जेस मतलब कि अगर आपने किसी दूसरे बैंक में जाना है तो आप पहले 2% जितना लोन है उसका 2% दे दो। हाँ, बट लेकिन ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। तो कोई युवाओं के नाम आपका संदेश? मैं युवाओं आज के यही संदेश देना चाहता हूँ कि नौकरियों के पीछे ना भागे। तो बद्दी में बहुत ज़्यादा रोज़गार के अवसर हैं। आप अपना कोई छोटा से छोटा प्रोडक्ट कोई भी देख लो, वो वहाँ पर बद्दी में आप अपना पैरों पे खड़ा हो जाइए। एक और कि यहाँ हमारे BBN में ज़्यादा ही वो चला हुआ कि हमने 10 कमरे बना दिए तो हमारी इनकम शुरू हो गई है। उसको ना करके कुछ ना कुछ अपना उद्योग स्थापित करें, छोटे से छोटा। यहाँ हर चीज़ बनती है, छोटे से छोटा उद्योग शुरू करें तो अपने आप ही बढ़ता जाता है। उद्योगपतियों के और ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट है उनको इस संबंध में भी तानातनी रहती है, वो कैसे बेहतर बने? क्या सुझाव देते हैं आप कि वो भी रहें, उद्योग भी चले? इसमें यही है कि आज की डेट में, हम पिछले अगर कोरोना के बाद से करें, काम कम हुआ है, चाहे वो फार्मा लगा लो, अप्लायंसेस हो, तो सभी में अप्लायंसेस तो चला ही गया, मैक्सिमम चला गया है। अभी थोड़ा सा 5 स्टार रेटिंग का कुछ पड़ा हुआ कि जो नए फ़ैन आगे 5 स्टार आ रहे हैं, तो उसके अभी बन नहीं रहे हैं, बहुत कम बन रहे हैं फ़ैन जो भी। तो उससे देखो हमारे जो ट्रांसपोर्ट बंधु है वो भी दुखी हैं। हाँ, इसमें एक तालमेल ये हो सकता है कि बैठ के अगर कुछ यूनियन कम करे। कुछ हमारे उद्योगों को ये है कि सबसे बड़ी खासियत ट्रक यूनियन की है कि 24 आवर गाड़ी अवेलेबल है, और इतने आप चाहे अगर रात को चाहिए गाड़ी, 100 गाड़ी चाहिए तो 100 भी मिल जाएगी। तो यही है कि तालमेल बना रहना चाहिए। ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं कि हमारे भी खर्चे बहुत बड़े हैं, जो चीज़ें चाहे टायर है, ग्रीस है, इंश्योरेंस है, वो कहते हैं हमें भी मार पड़ी है, आप हमारे भी रेट जो है पुराने रेट नहीं चलेंगे, आप थोड़ा बढ़ाइए। उनका भी एक इस तरह का आता रहता है। नहीं, इंडस्ट्री को भी खैर चाहिए कि अगर मान लो पहले क्या लगता था कि हाँ, अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें चंडीगढ़ से एज़ कम्पेयर टू यूनियन, अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उनके किराए कम है, पर लेकिन इसको एक सामंजस्य बना के, क्योंकि नुकसान सबका ही है, डीजल भी बढ़े हैं, देखो इंडस्ट्री के भी काफ़ी खर्चे बढ़े हैं, तो ये अगर थोड़ा इसमें सामंजस्य बढ़ा के इसका हल निकलना चाहिए। धन्यवाद हेमराज जी। तो ये थे हमारे साथ दत्ता उद्योग संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज चौधरी जी। आज हमारा पहला एपिसोड था, उद्योग की आवाज़ हमने नाम दिया है। इसमें इन्होंने साफ कहा कि जहाँ तक उद्योगों के बिजली को लेकर थे, जो डिमांड चार्जेस थे बहुत ज़्यादा हैं, उसको इन्होंने कहा कि 2 से 3-4 स्लैब में जो है उसको करना चाहिए। और
हमारी जो धारा 118 है उसका सरलीकरण हो और 90 दिनों में मैंडेटरी जो है उद्योग वो चले। गत्ता उद्योग में इन्होंने कहा कि पहले 12% था, फिर 18% जीएसटी हो गया। और एप्पल ग्रोवर है जो हमारे फल उत्पादक हैं, उनके पास जीएसटी नंबर नहीं होता, क्योंकि साल में एक बार जो उन्होंने गत्ते की परचेज करनी होती है, वो 6% जो है बोझ इनके ऊपर पड़ा है। और ट्रांसपोर्ट यूनियनों और इंडस्ट्री के बारे में इन्होंने कहा कि दोनों का चलना जरूरी है और दोनों ही मिलजुल कर काम करें, दोनों एक दूसरे की समस्या को जाने, कोई भी जो है एक दूसरे के बगैर उनकी पूर्ति नहीं है। युवाओं से यही इन्होंने आह्वान किया कि कमरे भी बनाएं, हालांकि इन्होंने कहा कि उसकी तरफ ध्यान न दें, फिर भी अगर आपने आसपास अपना कुछ साइड इनकम करनी है, उसके अलावा छोटा मोटा अपना सब रोजगार, चाहे उद्योग के रूप में है चाहे कमर्शियल के रूप में है, जरूर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा समय है जो वो ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ व्यतीत करें जो आपको कुछ सिखाएं। और जहाँ तक मैंने इनको पूछा कि आपके जो गुरु कौन है, तो इन्होंने वही बताया कि सबसे संघर्ष जो है वो पिता से सीखा जाता था और बिना किसी अनुभव हुए इन्होंने गत्ते उद्योग में कदम रखा और पिता से कहा कि मुझे देख लेना, कुछ दिन अगर ये नहीं चला तो कुछ और देखेंगे। लेकिन आज ये खुद नौकरी करते थे चंडीगढ़ में और वो दौर भी इन्होंने देखा और आज 50 से ज़्यादा जो है लोगों को रोजगार ये दे रहे हैं। 10 करोड़ तक का जो है इनका यूनिट पहुंच चुका था। हम आपको यहाँ पधारने में आपका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।